नमस्कार दोस्तों, आपके लिए जनसंख्या के एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म डाटा जो है वो लेकर आए हैं। सेकेंड ग्रेड जीके के पेपर में ये स्पष्ट दिया हुआ है विश्व और भारत की जनसंख्या। तो विश्व की जनसंख्या में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये एक समस्या रहती है। अब इतना बड़ा विश्व है, भारत वाली जनसंख्या को पढ़ना ही टेढ़ी खीर हो जाता है। तो देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर का पूछा जा सकता है, जीवन प्रत्याशा का पूछा जा सकता है, ठीक है, भारत की और विश्व की तुलनात्मक स्थिति का पूछा जा सकता है। ऐसे कई प्रश्न जो है बनते हैं। और ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो भारत की जनसंख्या के सीधे लिंगानुपात, घनत्व वगैरह वो है ही। तो पहले हम देखेंगे कि जो UNFPA, यूएनओ की ही ये एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसने नवीनतम डाटा जारी किए थे अभी अप्रैल 2023 में। उसके अनुसार जो स्थिति है वो भी देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे आगे जस्ट थोड़ी देर बाद में अगले पेज में कि भारत की जो जनसंख्या है ना, इसमें क्या है, यूएनओ का ही एक वर्ल्डोमीटर है, उसमें नवीनतम डेटा, यानी इस हिसाब से वो कैलकुलेटर सेट रहता है उनका। हालांकि भारत की जो जनगणना है 2011 के बाद में हुई नहीं, 21 में एक बार बात चली थी पर वो कोरोना की वजह से वो हुई नहीं। हालांकि आज सरकार के पास में इतनी सूचनाएं हैं कि उनके पास लगभग, ये मानो कि जनगणना की डेटा लगभग उनके पास है, फिर भी शायद वो करवाएंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 23 में या 24 में करवा सकते हैं। तो वैसे डाटा तो 2011 वाले पड़ते हैं, परंतु एकदम लेटेस्ट डाटा जो है, जो कि यूएनओ के अनुसार, तो 21 जुलाई 2023 की स्थिति में भी जनसंख्या जो है वो आज की डेट में ये जनसंख्या है। और वैसे हर 1 सेकंड 1.5 सेकंड से एक इसमें जुड़ता जाता है, तो वो एक सिस्टम है। तो ये भी हम चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं वर्ल्ड वाली, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या अगर हम पुराने हिसाब से देखें तो 7.85 अरब। पुराने का मतलब ये हो गया कि एक जैसे 2022 की स्थिति है, 2023 अभी चल रहा है, 6 महीने भी बीते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, देखो UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो 2011 वाली अगर पूछेगा एग्जामिनर तो एक बहुत पुराना प्रश्न हो जाएगा। लेटेस्ट के हिसाब से पूछें तो 1 अरब 42 करोड़ या फिर 1.428 अरब। तो 1 अरब, ठीक है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है, तो 1 अरब और 40 करोड़ प्लस ऊपर 2 और, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब थोड़ा दिमाग में बिठा लो कि 142 या 1428, तो 1 अरब और 428 आगे करोड़ में है। चीन की है देखो 1.425, तो भारत की 28 ज़्यादा हो गई ना। तो अब आप याद रखना कि वर्तमान में या फिर अप्रैल के बाद में जो ये जो जारी हुई थी रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि जुलाई तक भारत जो आगे निकल जाएगा। तो भारत जो है वो आगे निकल चुका है। अब आपको प्रश्न एग्जाम में कैसा पूछा गया उसको देख के उत्तर देना पड़ेगा कि उन्होंने लेटेस्ट का पूछा है या पुराना पूछा है, वो है। तो क्लियर हो गई। विश्व की जो आबादी है वो 8 अरब, विश्व की 8 अरब है। उसमें से देखो 3 अरब तो अपने 2 देशों के पास है, भारत और चीन के पास में। अब इसमें 15 से लेके 64 ईयर, ये एक ऐसा वर्ष है जो कि कामकाजी लोगों का होता है, कार्यशील जनसंख्या। हालांकि 60 वर्ष तक होती है, तो एक एज ग्रुप है। तो ये भारत में 68% ये जनसंख्या है, चीन में 69% है, और पूरे विश्व में 65% ये आबादी है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब एक व्यक्ति औसत कितने साल जिएगा। कोई 100 साल जिए गया तो कोई 20 साल ही जिया, तो ऐसे औसत निकाल के। तो जीवन प्रत्याशा जो है वो बड़ी है भारत की, पहले 69 थी, फिर 70 हुई, अब 72.5 है, 72.5, 72.5, ठीक है। ये जो UNFPA की जो रिपोर्ट है, भारत के डाटा नहीं है, ये यूएनओ के डाटा है वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। और भारत को भी ये डाटा लगभग मान्य होते हैं। थोड़ा बहुत कोई जैसे जनगणना की रिपोर्ट है तो उसमें कुछ चेंज हो सकता है हल्का फुल्का पॉइंटों में। अब ये है 79, मतलब इसका मतलब चीन की ज़्यादा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा कैसे, स्वास्थ्य का आधार अच्छा हो, दवाई पानी ठीक हो, जलवायु अच्छी हो, उस हिसाब से। जापान की बहुत ज़्यादा होती है जीवन प्रत्याशा। विश्व की है 73.5, यानी भारत से देखो आप, भारत की 72, एक तो ऐसे याद रख सकते 72 स्थिति है लोगों से, या फिर वो पास होने के लिए 200 में से 72 नंबर चाहिए ना, तो आप कैसे भी याद रख लेना 72.5। क्लियर। प्रजनन दर, प्रजनन का मतलब है कि औसत
भाई जैसे व्यक्ति के कितनी संतान होती है, तो 2, औसत 2 का है प्रजनन दर। विश्व का है 2.3। ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा भारत में पुरुष महिला की बात करें तो पुरुषों की 71। अब आप यहाँ कन्फ्यूजन हो तो इसको छोड़ देना, वो याद रख लेना केवल औसत ही, पर थोड़ा समझ लो कि पुरुषों की कम है, महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा है, 71, 74। ठीक है। विश्व की बात करें तो विश्व में भी यही स्थिति है, पुरुषों की 71, महिलाओं की 76, औसत 73.5। भारत की आधी आबादी का मतलब कितना हो गया, यानी लगभग 70 करोड़ आबादी 25 वर्ष की आयु से छोटे लोग हैं, यानी नौजवान ही नौजवान है, आधे लोग तो 25 से छोटे हैं। तो ये जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति है, ये शब्द आप ध्यान में रखना कि ये जनसंख्या की दृष्टि से हमारे लाभ की स्थिति है, चिंता करने की बात नहीं है। ये वर्कर है, नौजवान है, देश का भविष्य इन्हीं के कंधों पे है, नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। 68% आबादी जो है वो 15 से 64 वर्ष के बीच है। ये बात यहाँ ऊपर भी आई थी ना, 15 से 64 वर्ष के बीच की जो आबादी है वो 68% है। ठीक है। अब आप कहेंगे ये 68 हो गई, देखो ये 25 वर्ष तक का है, 0 से 25, यहाँ 15 से 64, तो ये भी यहाँ कुछ काउंट हो गए ना, 15 से 25 वाले भी काउंट हो गए, इसलिए 68 चले गए, नहीं तो फिर ये 25 से ऊपर करते तो ये 50 ही होता। समझ गए बात को? तो आप ये याद रख लेना, भले नहीं समझे तो 68%। भारत जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है, मतलब यहाँ बूढ़े लोगों की बजाय नौजवान और युवाओं की संख्या अच्छी स्थिति में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया जाता है? 11 जुलाई। देखो 1 और 1 मिलके 2 होते हैं ना, तो 11 जुलाई याद रखना, जुलाई का महीना। ठीक है, अभी चल ही रहा है 2023। थीम क्या थी, ये प्रश्न भी बन सकता है। ये यूएनओ ने मनाया था, तो थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। लैंगिक समानता यानी महिला और पुरुष जो है स्थिति समान है, यानी महिला सशक्तिकरण, तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ठीक है। महिलाएं विश्व जनसंख्या का 49.7% है, यानी आधी आबादी। भारत में तो थोड़ी और कम आधी से, परंतु विश्व की स्थिति अगर हम देखें तो 49.7%, क्योंकि यूरोप के कई देशों में लिंगानुपात प्लस में है उस हिसाब से, तो 50 से थोड़ा सा कम है 0.3। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डाटा आपके, एक बार रिवीजन करवाएं। देखो मोटी बातों में विश्व वाले 7.85 तो आप रहने दो, ठीक है, लगभग 8 अरब आप याद रखना। भारत की 14.28, चीन की 14.25, भारत 1 नंबर पे आ गया, विश्व की 8। 15 से 64 भारत में 68, विश्व को छोड़ो बोली भारत का याद रख लो। जीवन प्रत्याशा 72.5, प्रजनन दर भारत की 2, विश्व की 2.3, ये याद रख लेना। जीवन प्रत्याशा 71, 74, थोड़ा महिलाओं का भी ध्यान में रखो तो, और ये 68% हो ही गई। जनसंख्या के लाभांश ये थीम याद रख लेना। अब देखो भारत की जनसंख्या, यूएनओ के वर्डोमीटर, आप भी गूगल में लिखोगे ना, ऑथेंटिक साइट जैसे मान लो भारत सरकार की जनसंख्या कई या फिर यूएनओ की, तो वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट आ जाएगा एकदम। तो यूएनओ के वर्डोमीटर के नवीनतम डेटा के अनुसार 21 जुलाई, आज हम क्लास ले रहे हैं उसकी स्थिति तक की बात हम कर सकते हैं कि ये है 1,42,93,41,785। तो इतना आपको याद नहीं रखना, आपको बस ये 4 जो डाटा है, ये 1.429, ये यहाँ पे 9, वहाँ ऊपर 8 या 9 आ गया, क्यों? क्योंकि बढ़ गई ना, वो अप्रैल की स्थिति थी, अभी आज के उस हिसाब से। तो आप मोटे तौर पे 1.42 अरब याद रख लेना वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, या 1.428 या ये आज की स्थिति है जुलाई, तो वो जुलाई को तो एग्जाम में पूछेंगे नहीं, तो आप जैसे वो 1428 याद रख लेना। क्लियर? बस 14 दूनी 28। देखो ये याद रहने वाला सही डाटा है, 14 के दुगुने 28, तो 1428 याद रख लेना। ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 17.76%, यानी 17 हमारे पास है पूरे विश्व की जनसंख्या 17 विश्व में स्थान अब पहला आ गया है। शहरी आबादी 36.3% है। जीवन प्रत्याशा 72.5 या 3 है, तो आप 72.5 याद रख लेना। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म बच्चों में 24.25 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 4 बड़े शहर भारत के, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। मुंबई 1 नंबर पे, मुंबई माया नगरी, फिल्म उद्योग,
2 नंबर पे दिल्ली, 3 नंबर पे बेंगलुरु, 4 नंबर पे कोलकाता। अप्रैल में भारत चीन के बराबर और जुलाई में चीन से आगे। आप सोचेंगे अप्रैल में बराबर आ गए तो फिर अप्रैल में आगे क्यों नहीं निकल गए? तो उधर चीन भी को रुक थोड़ी गया, तो चल तो वो भी रहा है, चल अपन भी रहे हैं, तो गाड़ी चल रही है तो क्रॉस कई देर बराबर चलती है, कुछ देर फिर आगे निकलती है ना, तो ऐसे। भारत की औसत आयु 28 वर्ष। औसत ये जीवन प्रत्याशा नहीं, औसत आयु मतलब युवाओं का देश है। जैसे औसत आयु निकाले ना कि कोई कितने साल का, कोई कितने साल का, तो औसत आयु 28 वर्ष आती है भारत की। तो भारत एक बूढ़ा देश नहीं है, जवानों का देश है। वार्षिक वृद्धि दर भारत की 2022 में 0.68, 2023 में, 23 तो अभी आधा ही बीता है ना, 6 महीने हुए हैं, तो 0.81 चल रही है अभी। मतलब एक साल में पिछली जितनी जनसंख्या थी ना, मान लो 100 थी, तो 1% का मतलब एक और बढ़ा। अब ये तो अरबों में है, तो उसका फिर इतना % भी बहुत होता है, ठीक है ना। और 10 सालों की देखें, जैसे 2011 की जनगणना में तो 17% थी, कि जैसे मान लो 2001 में जितनी जनसंख्या थी, जहाँ 100 लोग थे, तो 10 साल बाद वहाँ 117 मिले। तो एक साल में तो 1-2 ही बढ़े ना, मतलब जैसे एक साल में मान लो 2 बढ़े, 1.5 के लगभग। तो अब थोड़ी सी कम है ये वृद्धि दर, है ना, उस हिसाब से। तो आप 2022 वाली याद रख लेना एक तो, और एक ये याद रख लेना। 10 की 17.70, विश्व का भी 17 पॉइंट ही है। विश्व की और वृद्धि दर बराबर सी की है 10 सालों वाली। और वो राज्य उमा बीपी, ट्रिक याद रख लेना। उ मतलब उत्तर प्रदेश, मा यानी महाराष्ट्र, मैं बी बिहार, पी मतलब पश्चिम बंगाल। ये ज़्यादा जनसंख्या वाले विश्व के 4 बड़े देश जनसंख्या के हिसाब से। तो अब पुराने डाटा पूछे आपसे, अब आप देख लेना वहाँ एग्जाम में पेपर में प्रश्न किस हिसाब से पूछा है, 2011 के आधार पे, या मान लो ऐसी कोई चर्चा नहीं करें वर्तमान की, तो आपको क्या करना है, चीन ही मानना है 1 नंबर पे। और एग्जामिनर ये दिखाना चाह रहा है कि भाई अपडेट करवा के नया प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे भारत करना है। तो भारत, चीन, 3 नंबर पे अमेरिका है लगभग 34 करोड़, चौथे पे इंडोनेशिया है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल चीज़ों की ओर। विश्व जनसंख्या वितरण, मेरे ख्याल से दिख जाएगा आपको, साइज वगैरह ठीक ही है फॉन्ट की। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पहुंच गई थी, तो इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो कब से शुरू हो गया था, 1987 से। 12 अक्टूबर 1999 को 6 अरब, और 2011 को 7 अरब, और अब 2023 में 8 अरब, ठीक है, अपडेट कर देते हैं। 2023 में कितना हो गया है, 8 अरब। यानी पहले आबादी तेज़ी से नहीं बढ़ी थी, मगर इन पिछले 20-30 सालों में तेज़ी से बढ़ रही है। विश्व की कुल जनसंख्या का 58% भाग एशिया में। अब ये देखो, विश्व की जनसंख्या में इस टाइप के डाटा आपको पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हम वर्ल्ड की बात करें तो एशिया में कितने % है, आधे से ज़्यादा, क्योंकि चीन और भारत 2 ही लिए बैठे हैं ना, आधी तो उस हिसाब से। और यूरोप में 11%, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उन देशों को मिला के ओसेनिया बोलते हैं। चीन में विश्व का 18.5 और भारत में 17.5 भाग, तो विश्व की 17.5 भारत के पास है। अब 17.7 है लेटेस्ट में, और चीन के पास भी उतनी है, क्योंकि बराबर पहुंच गए ना दोनों। 14 दूनी 28 भारत के पास, उसके पास 29, नहीं भारत के पास 29 हो गई है ना लेटेस्ट। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है एशिया में है, क्योंकि एशिया में चीन और भारत बैठे हैं ना। और सबसे कम वही ऑस्ट्रेलिया में, आबादी कम है तो ओशेनिया। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है पश्चिमी यूरोप में। यूरोप में भी जैसे 2 हिस्से हो गए ना, तो पश्चिम वाले हिस्से में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड वो देश आ जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा है घनत्व है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग से अधिक उत्तरी गोलार्ध में, ये भी याद रखना है। अब पृथ्वी को अगर हम वैसे देखें तो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध, तो भारत और चीन उत्तरी गोलार्ध में आ गए ना, फिर उसके अलावा अमेरिका भी आ गया और भी यूरोप के देश आ गए, तो इस केवल अफ्रीका बच रहा है थोड़ा नीचे। तो इसलिए 90% भाग कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। समुद्र तटों से बढ़ती दूरी जनसंख्या घनत्व को ऋणात्मक करती है। इसका मतलब समुद्र तट के पास जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वातावरण क्लाइमेट अच्छा होता है, उपजाऊ ज़मीन होती है, तटीय इलाका। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे
वो मरुस्थल वगैरह भी बढ़ेगा तो कम होगा घनत्व। ऊंचाई में वृद्धि भी जनसंख्या की मात्रा को कम करती है। ज़्यादा ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, स्वास्थ्यकर भी नहीं होगा। चीन में हवांगो नदी है, शायद पीली नदी इसी को बोलते हैं, उस घाटी में लगभग 30% जनसंख्या। जैसे भारत में मान लो गंगा और यमुना के आसपास, यूपी में ज़्यादा जनसंख्या है, 20 करोड़ से ज़्यादा, जितनी कि पाकिस्तान में अकेले में है। तो वैसे चीन में हवांगो नदी के आसपास। म्यांमार में इरावती नदी घाटी में अधिक जनसंख्या है। अब तो हम विश्व की बात कर रहे हैं ना, तो पहले तो भारत का ही पढ़ने का सोचते थे, विश्व का भी नज़र डालनी है, कौन से देश की क्या स्थिति है। भारत की 40% से अधिक जनसंख्या सतलुज और गंगा के मैदानों में है। सतलुज पंजाब के पास से लेके और गंगा के बीच का जो इलाका है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो 40% तो यही है, यानी आधी के आसपास। बांग्लादेश की 90% जनसंख्या गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, पता होगा आपको, बांग्लादेश में भी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर मेघना कहलाती है ना, तो वहाँ पर भी जनसंख्या वही है। इराक में दजला और फरात नदियों में जनसंख्या है, और यहाँ पर प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। एशिया के बाद विश्व का सबसे अधिक सघन बसा वाला महाद्वीप यूरोप है। सबसे ज़्यादा एशिया में, 2 नंबर पे यूरोप। यूरोप की जनसंख्या लगभग स्थिर है, इसलिए वृद्धि दर न्यून या ऋणात्मक है। यूरोप में जनसंख्या बढ़ नहीं रही, जितनी है ना उतनी है, जितने पैदा होते हैं उतने मर जाते हैं, बल्कि कम ही है, ऋणात्मक है, मतलब वृद्धि दर कम हो रही है। मान लो 5 करोड़ थे ना, तो कुछ कम ही मिलेंगे, बढ़े नहीं हैं। उत्तरी अमेरिका में जैसे जिसमें कनाडा वो आ जाते हैं ना, उसमें प्रेयरी घास के मैदानों में गेहूं की व्यापारिक कृषि की जाती है। अब जनसंख्या के बीच में गेहूं कैसे आ गया। दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा शुष्क मरुस्थल और पेटागोनिया शीतोष्ण शुष्क मरुस्थल है। तो ये थोड़ा जानकारी है भूगोल की। सवाना घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में है। वही जैसे घास के मैदानों का भी कई बार क्वेश्चन आता है, स्टेपी, सवाना जैसे। दक्षिण अमेरिका की 15% जनसंख्या एंडीज के पर्वतीय भागों में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में आपको देशों के नाम याद होंगे, ब्राज़ील है, पेरू है, चिली है। तो उन देशों में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो एंडीज पर्वतमाला है ना, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वहाँ पे है, उसके आसपास। दक्षिणी अमेरिका में उच्च नगरीकरण की प्रवृत्ति है, इसे हाइपर सेफोलिज्म कहते हैं। उच्च नगरीकरण यानी कि तेजी से जो है वो शहर बन रहे हैं। आगे हम देखें डाटा। अच्छा लग रहा होगा, मुझे लगता है डाटा आपको ऐसे विश्व के डाटा देख के काफ़ी रोचक महसूस हो रहा होगा। अफ्रीका में विश्व की 16% जनसंख्या रहती है, और नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, मिस्र में है। घाटी अफ्रीका का सर्वाधिक सघन वर्षा वाला क्षेत्र है, वर्षा ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विश्व की कुल जनसंख्या का 0.5% है, यानी कि वहाँ पे विश्व की कुल जनसंख्या का आधा नहीं, मतलब 0%, 0.54। यहाँ आधे का मतलब विश्व की आधी जनसंख्या, उधर नहीं, प्रतिशत ही 0.54। यहाँ भी हाइपरसेफोलिज्म यानी अति नगरीकरण। अंटार्कटिका, अंटार्कटिक यानी जो दक्षिण वाला जो महाद्वीप है, और ग्रीनलैंड में हिम आवरण होने के कारण जनशून्य क्षेत्र है, कोई जनसंख्या नहीं है वहाँ। कुछ है, कोई लेबोरेटरी वगैरह भले ही हो वैज्ञानिकों की। विश्व के सभी मरुस्थलों में थार का मरुस्थल सबसे घना बसा हुआ, यानी बाकी की तुलना में, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है बहुत अच्छा। एक तो है जन्म, कि जन्म से जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु से घटेगी, और प्रवास से मान लो एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान या गांव से शहर चले गए, तो वहाँ बढ़ जाएगी, वहाँ घट जाएगी। तो 3 घटक। जन्म दर यानी प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म, भी 1000 बच्चों का जन्म हुआ, कितने जिंदा बचे, तो लगभग जिंदा बचते हैं 10-20, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा 25 जो है 24.5, तो वो जन्म दर कहलाती है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को, भाई इतने जन्मे इतने मरे, जो अंतर हुआ वही तो बढ़ेगा, तो वो प्राकृतिक वृद्धि दर होती है। उत्प्रवासी क्या होता है, जो देश को छोड़कर चले जाते हैं, वो है उत्प्रवासी, गए वहाँ बस गए जाके। जैसे मान लो इंडिया से कोई लोग कहीं दूसरे देश में जाके बस गए वहाँ। आप्रवासी
वह लोग जो देश में बाहर से आते हैं, अप्रवासी, बाहर से आते हैं, जो आए हैं वो सामान्यतः पिछड़े राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों की ओर आप्रवास होता है। भाई अब जो कोई व्यक्ति जाना चाहेगा तो अफ्रीका की बजाय अमेरिका ही जाना चाहेंगे ना। 1 ईस्वी के आसपास, यानी आज से 2023 वर्ष पहले 0.25 अरब आबादी थी, यानी कि मतलब अरब यानी कि ये मान लो 25 करोड़ ही होगी ना, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। और 1900 से 2000 ईस्वी के बीच इन 100 सालों में आबादी तेज़ी से बढ़ी है। पहले तो ऐसी थी, तो इस जो है ना 100 सालों में, क्योंकि विज्ञान के आविष्कार हुए हैं, बहुत सारे दवाइयाँ आ गई है और चीज़ों में भी फर्क पड़ा है। विश्व की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.1% है। विश्व की कितनी है? 1.1%। जबकि विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर अफ्रीका महाद्वीप की है, 2.5%। वार्षिक है ये, 10 सालों में तो और ज़्यादा हो जाएगी, ये 20% हो जाती है। फिर जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत इसके अनुसार जनसंख्या शुरुआत में धीमी बढ़ती है, उसके बाद तेज़ी से बढ़ती है, जैसे चीन में हुआ। फिर तकनीकी और ज्ञान के विकास के कारण जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर या शून्य हो जाती है, जैसा कि अब चीन में हो रहा है, अब कम होने लग गई है। विश्व का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों के अनुपात में 102 है, ठीक है ना। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटिविया का है, लेटिविया, जहां 1000 महिला 85 पुरुष। सबसे निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात UAE का है, जिसके साथ भारत व्यापार करता है, हमने पढ़ा। तो 311, 1311। कार्यशील जनसंख्या में 15 वर्ष से 59 आयु वर्ग को माना जाता है, ठीक है ना, 15 से 59। जैसे भारत की हमने पढ़ा 15 से 64 के बीच की आयु वर्ग का प्रतिशत 68। आश्रित आयु जनसंख्या में 15 वर्ष से कम, क्योंकि वो आश्रित होते हैं ना अपने परिवार पे, माता पिता पे, और 65 वर्ष से अधिक, क्योंकि फिर भी वो आश्रित हो जाते हैं, वापस बुजुर्ग हो गए। रोजगार के अवसरों के कारण यूरोप, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है, भाई रोजगार के कारण है। 2023 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो चुकी है, 2040 में 9 अरब और 2056 में 10 अरब होने का अनुमान है। अफ्रीका के नाइजीरिया देश की जनसंख्या विश्व की तेजी से बढ़ रही है। नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश, तो चीन, और अब अगर देखें आज की स्थिति, जुलाई की स्थिति, तो भारत, फिर अमेरिका, 3 नंबर पे अमेरिका है। वैसे भी अमेरिका लिखते हैं तो देखो पहले 3 ही लिखना पड़ेगा आपको, फिर आप ऐसे करेंगे तो याद रह जाएगा। चौथा इंडोनेशिया, ए के बाद में ई स्वर आते हैं ना, स्वर। फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको। तो शुरू के 4 आप याद रख लेना। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, मात्र 800 लोग रहते हैं, ठीक है। रोम में जहां पोप रहता है वहां केवल पुरुष है। सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश भारत, ठीक है। अब हम थोड़े से और डाटा देखते हैं। सर्वाधिक महिला जनसंख्या चीन, कैसे? लिंगानुपात नहीं, कुल मिलाकर, क्योंकि आबादी ज़्यादा ना उस हिसाब से। सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रतिशत वाला देश लाटविया। न्यूनतम महिला जनसंख्या प्रतिशत संयुक्त अरब अमीरात। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है मकाऊ, ये याद रखना आपको, मकाऊ। मोनाको, सिंगापुर। न्यूनतम जन घनत्व है ग्रीनलैंड, क्योंकि वो तो पूरा खाली पड़ा है वैसे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कुरसाओ, कुरसाओ। न्यूनतम लिंगानुपात कतर, ठीक है। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश हांगकांग, ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत की औसत आयु 67 और थी, फिर 69, और अब जो है वो 72 है, 72.5 नवीनतम डाटा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत की जनसंख्या की स्थिति। इसके लिए मैंने महेश वर्णवाल जो किताब है फेमस, वो उनसे डाटा जो है वो तैयार किया मुख्यतः। तो अब हम देखते हैं भारत राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण जन संसाधन है, विश्व की 17.7%। अब ये डाटा तो आपको याद होंगे मेरे ख्याल से, है ना, तो इनको देख लेते हैं।
1901 में 23 करोड़ थी। 1921 की जनगणना, ये इंपॉर्टेंट है, 21 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि, मतलब घटी, कम हुई, केवल 1921 में ही कम हुई, 21 0.31, इसलिए 1921 को जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहते हैं। 1971 में सर्वाधिक वृद्धि दर रही, ये दो ऑप्शन याद रखना, देखो 1921 कम हुई, 71 बढ़ी, ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़ी 24.80। 2011 में 17.7 या 70 वृद्धि दर है, ये 10 सालों की, याद रखना, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। 1951 में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि शुरू हुई। वर्तमान में जन्म दर 21 और 8 1000 है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण अकाल पर नियंत्रण, पंचवर्षीय योजना, चिकित्सा में सुधार, जन्म दर अधिक होना, ये प्राकृतिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारक, सांस्कृतिक पिछड़ापन, कई बार देखते हैं ना, जैसे पुरुष प्रधान समाज या और भी चीज़ें, गर्म जलवायु, औसत आयु अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवार नियोजन कार्यक्रम और साक्षरता में वृद्धि से कुछ नियंत्रण हुआ है। भारत 2021 में जनांकीय संक्रमण के चौथे चरण में पहुंच गया है, मतलब इसका स्टेज होता है कि बढ़ना, फिर बढ़ना, फिर बढ़ना, फिर चौथे बार फिर कम होना, ऐसे। 2030 ईस्वी में भारत चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ देगा, पहले ये अनुमान था, अब 2023 में ही छोड़ दिया है, ठीक है, या 30 की बजाय 23 आप कर लेना, ठीक है, ये 23। 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उमा बीपी, ठीक है, ट्रिक याद रख लेना। केंद्र शासित प्रदेश देखें तो दादरा और नागर हवेली सर्वाधिक वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला राज्य देखें, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई पिछले 10 सालों में। 2011 की चल रही है डाटा, क्यों नए तो आई नहीं है, तो मेघालय में जो है ज़्यादा, न्यूनतम नागालैंड में, दूसरा स्थान केरल का न्यूनतम में। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला अब केंद्र शासित देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, चलो, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम, यहाँ पे केंद्र शासित में दिल्ली आएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप, और सबसे ज़्यादा तो दिल्ली है ही, पता ही आपको। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का है, देखो आबादी में तो यूपी है और जनसंख्या घनत्व बिहार का है। घनत्व मतलब जैसे बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, जगह कम है, उस हिसाब से 1106। दूसरा स्थान पश्चिमी बंगाल का है। तो आप इसमें जनसंख्या अधिक वाले राज्य और घनत्व वाले राज्य दोनों आप याद रखना, ठीक है। उसमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उमा बीपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, और घनत्व में पहले बिहार आ जाएगा 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे ये है बीपी, ठीक है। दिल्ली का घनत्व सबसे ज़्यादा है अगर देखें तो, पर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्य में नहीं आएगा, तो 11,320। और प्रश्न में आपसे स्पष्ट पूछे नहीं कि भाई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सीधा पूछा निम्न में से किसका घनत्व ज़्यादा है, तो आपको दिल्ली कर देना है। राज्य का पूछें तो बिहार कर देना है। क्लियर, ज़्यादा डाटा नहीं लिया मैंने, मेन चीज़ें ली है। देखो आगे देखते हैं, चंडीगढ़ का दिल्ली से कम है 92/58। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 है उसका, जैसलमेर का भी इतना ही है। इसका मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में वहाँ पे 17 ही लोग जो है वो रहते हैं। अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। लिंगानुपात की बात करें तो पुरुष और महिलाओं की तुलना में, तो 1000 पुरुषों की तुलना में 1084 महिलाएं केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछें आपसे, राज्य तो केरल है सबको पता है, तो यह है पुडुचेरी। सबसे कम हरियाणा, पता है आपको कितना, ये भी याद रखना, 879, 8 फिर 7 फिर 6 नहीं 9, ठीक है। तो ये 2011 वाले डेटा ध्यान रखना आप। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित दमन और दीव 618 ही है, तो वहाँ तो वैसे लोग बिजनेस पर्पज ही जाते हैं ज़्यादा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 94%। दूसरा स्थान मिजोरम, ध्यान रखना। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूनतम बिहार, आप अनुमान लगा सकते हैं बिहार का, अक्सर सुनते हैं ना कि भी सबसे कम साक्षरता है। दूसरा स्थान अरुणाचल का।
सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता केरल में, न्यूनतम बिहार में, दोनों ही, ठीक है। केवल महिला का पूछ ले, केवल पुरुष का पूछ ले तो ये वही है, केरल और बिहार, अधिक और कम। प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय। 10 वर्षीय गणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय शुरू हो गई, फिर 91 से कंटिन्यू। आज़ादी के बाद ये 7वीं। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त प्लाउडेन 2011 में जो हुई, जो हम पढ़ रहे हैं ये 15वीं जनगणना थी, 16वीं भी हुई नहीं। इसके जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे। शुभंकर था एक प्रागणक शिक्षिका और स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। 2013 में इसके फाइनल डाटा जारी हुए। 1 मार्च 2011 को भारत की आबादी 1.21 करोड़ थी। ये भी आपको याद रखना है, जब जनगणना हुई ना तब 1.21 करोड़, और अब हो गई है 1.40 से भी ऊपर, है ना, करोड़। भारत की आबादी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है, जो कि विश्व के 17.5 है। यानी इन देशों की मिला ले ना, ये 30वां स्थान, ये 4था स्थान, 5वां स्थान, 6ठा स्थान, 7वां स्थान, तो भी सबसे भी ज़्यादा है। पिछली जनगणना के मुकाबले यानी 2001 के मुकाबले 2011 में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट हुई, यानी वृद्धि का जो दर है ना, परसेंटेज, वो कम हुआ। 2011 की वृद्धि दर 17.7 रही, याद रखना इसको। विश्व का भी इतना ही है अपने पास, वृद्धि दर भी 10 सालों की इतनी है। भारत में महिलाएं 58 करोड़, पुरुष लगभग 62 करोड़। 7 वर्ष या उससे ज़्यादा, ये याद रखना, 7 या उससे अधिक आयु के नागरिक को साक्षर माना गया है। कौन? छोटे बच्चों को नहीं गिनेंगे उसमें, 7 से ऊपर होना चाहिए, और जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता हो, किसी एक भाषा को पढ़ या लिख सकता हो। 15वीं जनगणना जो पढ़ रहे हैं, भारत का लिंगानुपात 943, जो पहले से बड़ा है। 0 से 6 आयु का 919। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, मतलब यहाँ पे जनसंख्या 10 सालों में घटी, बढ़ी नहीं, घटी। मुंबई का ठाणे सबसे अधिक आबादी वाला जिला। 2011 की जनगणना में 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना भी हुई, ठीक है। थोड़े डाटा और देख लेते हैं, इतने, ठीक है। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए। किन्नरों को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया। कुल जनजातियों की जनगणना रात में की गई, कुछ जनजातियों की, क्योंकि वो घुमक्कड़ होती है ना, तो दिन में मिलती नहीं है। अनुसूचित जातियां 16.6% 2011 के अनुसार। सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम मिजोरम में। सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जातियों का पंजाब में, न्यूनतम मिजोरम में। तो ये तो दोनों सेम ही है। नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। अनुसूचित जनजातियाँ ST बहुत पढ़ते हैं ना, 8.6%। सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली में। न्यूनतम दिल्ली, पुडुचेरी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 15 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए फोटोग्राफ और 10 अंगुलियों के छाप, दोनों हाथों की फोटो उनकी लगी हुई, ये होगा वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। और 15 प्रकार की प्रश्नावली तैयार की जाएगी, फिर UID नंबर दिया जाएगा। ये चला था, फिर वापस रुका, इसमें असम में हुआ था ना ये। भारत की जनसंख्या नीति 1948, प्रथम, दूसरी 76, तीसरी 2000, नवीनतम वाली सन 2000 ईस्वी वाली है। जनसंख्या नीति 2000 में क्या कहा गया? MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। इसका लक्ष्य था शिशु और प्रजनन की देखभाल, गर्भ निरोधक और बुनियादी ढांचे का निर्माण। अब थोड़ी धार्मिक जनसंख्या देख लेते हैं। हिंदुओं की आबादी 96 करोड़, ये 2011 के अनुसार है। मुसलमानों की 17.22 करोड़, हिंदू लगभग 80%, मुसलमान 14%। 10 सालों में हिंदुओं की आबादी 0.7 घटी, मुस्लिमों की 0.8 बढ़ी। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.8 रही और मुस्लिमों की 24.6 रही। हिंदुओं की सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर और मुसलमान दोनों की दादरा और नागर हवेली में रही। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
दादरा और नागर हवेली की वृद्धि दर ज़्यादा रही। लिंगानुपात हिंदू में 939, मुस्लिमों में 951, ईसाई में 1023 सबसे ज़्यादा है। सिख में 930 होगा, 9.3 तो क्या है, बौद्ध में 965 ये, ठीक है। और देखते हैं हिंदुओं में सर्वाधिक आबादी का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश, मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी का क्षेत्र लक्षद्वीप। आधार परियोजना 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के तेभाली गांव में जो है रंजना सोनावने को पहला आधार नंबर दिया गया। ये एक जीके का प्रश्न बनता है। पहला आधार नंबर रंजना सोनावने को दिया गया, जिसमें 12 अंक होते हैं और विश्व की सबसे बड़ी योजना है। भारत में बाल आयु 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या 32%, युवा 65 से 39 42%, 60% जनसंख्या प्राथमिक कार्य में कृषि वानिकी इसमें लगी हुई है, द्वितीय कार्यों में 18% लगी हुई है और तृतीय कार्यों में 22% जनसंख्या परिवहन भंडारण ये आ जाते हैं उसमें। 1901 में लिंगानुपात 972 था, 51 में 946, 2011 में 943। इस प्रकार लिंगानुपात घट रहा है, देखो 100 सालों में घटा है। साक्षरता दर 74.04, केरल लक्षद्वीप मिजोरम में साक्षरता 90% से अधिक है। ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, केरल लक्षद्वीप और मिजोरम। 15 से 60 आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग और 15 से कम और 60 से अधिक को निर्भर वर्ग कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। तो क्लास निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी और पूरी उम्मीद है कि विश्व जनसंख्या और भारत की जनसंख्या का टॉपिक का प्रश्न आएगा अगर सेकेंड गाइड परीक्षा में या किसी और एग्जाम में, तो इस क्लास में से कवर होने के पूरे चांसेज है। PDF टेलीग्राम पे आपको भेज दी जाएगी और रिवीजन कर लेना इसका अच्छे से आप। बहुत बहुत धन्यवाद।